ठीक है। तो देखिए हम क्या बता रहे थे कि अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे तो जो नया ग्रुप बनेगा दैट न्यू ग्रुप इज नोन एज द अल्काइल ग्रुप। ओके, जैसे मान के चलिए, पहले यहाँ समझना है तब लिखना है। मान के चलिए अगर हम उदाहरण ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि CH4, इसका नाम क्या है? मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। चलिए मीथेन हो गया, यानी मीथेन भी अल्केन समूह का एक सदस्य है। मीथेन भी अल्केन समूह का एक सदस्य है और इसमें से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद अल्काइल बनता है। तो मीथेन में से जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो जो नया फार्मूला पहले बनेगा तो क्या होगा बताइए? पहले हाइड्रोजन कितना था? 4। अब एक हाइड्रोजन निकाल लिए, कितना बचा? 3। तो 3 बचने के बाद CH3 होगा कि नहीं होगा इनका नाम? और CH3 इनका नाम होता है मिथाइल। क्या नाम होता है? मिथाइल। आप समझिए, यहाँ समझिए पहले कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाले तो अल्काइल बना, तो मीथेन में से वो निकालेंगे तो मिथाइल, इथेन में से वो निकालेंगे तो इथाइल, प्रोपेन में से प्रोपाइल, ब्यूटेन में से ब्यूटाइल, पेंटेन में से हेक्सेन में से हेप्टेन, हेप्टाइल, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। आराम से we can easily find out the name of the particular सबस्टेंसेस या पर्टिकुलर जो भी चीज आएगा उनका हम आसानी से निकाल सकते हैं कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो अल्काइल बनेगा, मीथेन में से तो मिथाइल बनेगा, इथेन में से इथाइल, प्रोपेन में से प्रोपाइल, ब्यूटेन में से ब्यूटेन। कोई दिक्कत? तो इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप बेसिकली क्या हुआ कि जब अल्केन के समूह में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाला जाता है तो जो नया समूह, जो न्यू ग्रुप बनता है, उसी ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप या अल्काइल समूह। कोई दिक्कत? चलिए अब उतार सकते हैं आप आसानी से। अब आप उतार सकते हैं कि अल्काइल समूह क्या होता है। कोई दिक्कत? तो अल्काइल समूह उतारें ऊपर। तो चलिए अब समझते हैं। देखिए हम क्या बोले अभी कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के बाद अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है, अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सिंपली क्या कर रहे हैं कि ANE को हटा करके इनके जगह पर YL लगवा देते हैं। जैसे मीथेन हो गया, यहाँ देखिए मीथेन बेसिकली क्या है? CH4 है। इनसे एक हाइड्रोजन जब डिस्प्लेस करते हैं, निकाल देते हैं बाहर, तो मिथाइल बनता है। क्या बनता है? मिथाइल। तो समझना है पहले, मीथेन का फार्मूला हो गया CH4, इनसे एक हाइड्रोजन निकाल लिए तो CH3, तो मिथाइल का फार्मूला हो गया CH3 और मीथेन का CH4। तो बस ANE को हटाइए और इनके जगह पर YL को चिपका दीजिए तो बन जाएगा आपको YL जोड़िएगा तो मीथेन का मिथाइल। इथेन देखिए C2H6 होता है, इससे एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कीजिए तो C2H5 हो जाएगा। इसका नाम है इथेन। क्या नाम है? इथेन। इनमें से कौन सी हट जाएगा बताओ? ANE हटेगा कि नहीं हटेगा? ANE के जगह पर क्या लगाएंगे? YL। इसका नाम हो जाएगा इथाइल। कुछ नहीं था, H तो पहले से लगा हुआ था, ANE को हटाया, उसके जगह पर क्या चिपका दिए? YL। अब प्रशांत आप बताइए कि C3H8, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा? C3H7। इसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम है? प्रोपेन। अब इसका नाम क्या होगा एक हाइड्रोजन निकालने के बाद? प्रोपाइल। खाली ANE को हटाइए और उसके जगह पर क्या चिपकाइए? YL को चिपका दीजिए। तो अभी तक समझे कि अल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं कि जब अल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, तो जो नया समूह बनेगा वही नया समूह को हम क्या बोलेंगे? अल्काइल ग्रुप। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा एक नया टॉपिक जो पढ़ लेते हैं जो काम आता है, जिसका नाम है समजातीय श्रेणी। क्या नाम है? समजातीय या स्वजातीय भी बोलते हैं इनको, एक ही जाति का स्वजातीय श्रेणी, जिसको आप इंग्लिश में होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो समझिए पहले ये सीरीज क्या होती है कि नाम से ही क्लियर है। होमो मतलब होता है क्या जानते हैं? सेम। हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। जैसे आप बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, तो एक ही प्रकार का, यानी कि एक ही सेम अनुपात में अलग, यानी कि एक प्रकार के सेम अनुपात में। जैसे कि जब आप चीनी का घोल बनाना चाह रहे हैं तो चीनी यानी कि शरबत बनाना चाह रहे हैं तो वाटर में आप चीनी के
यानी कि सोल्यूट के रूप में आप चीनी को डालते हैं, तो एक नया एक घोल का निर्माण होता है जिसका नाम होता है शरबत। तो वो एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि उसमें पूरे चीनी घुल गया है, उसके मिश्रण को हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी तरह से मिट्टी को पानी में डाल देते हैं तो उसको सेपरेट किया जा सकता है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अगर मिट्टी को सेपरेट करना रहता है तो वाष्पीकरण विधि द्वारा वेपोराइज कर दीजिए, पानी जब वाष्पीकृत हो जाएगा तो मिट्टी नीचे में जमा हो जाएगा और आसानी से मिट्टी को कर सकते हैं। तो वो हो गया विषमांगी मिश्रण, अलग अलग पार्टिकल्स का। और इसमें देखिए, इसीलिए सम मतलब हो गया समान जाति का, हो मतलब सेम हो गया, यानी समान जाति का, यानी कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी। कार्बनिक यौगिक हम पढ़ाए थे, किसको बोलते थे, यानी कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न राशि को, व्युत्पन्न यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। तो ये कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसमें एक समान क्रियात्मक समूह है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह तब क्लियर होगा। जैसे आप अल्कोहल पढ़े होंगे, आप ईस्टर पढ़े होंगे, आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े होंगे, आप ईथर पढ़े होंगे, ये सभी क्रियात्मक समूह है, सभी फंक्शनल ग्रुप है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ थोड़ा सा जानिए, चूंकि इसमें थोड़ा सा काम आता है, कि बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसमें एक समान क्रियात्मक समूह रहता है। अब बोलिएगा क्रियात्मक समूह क्या है, तो हम पुनः बोल रहे हैं कि क्रियात्मक समूह को डीपली पढ़ेंगे। फिर भी जान लीजिए कि कार्बनिक यौगिक का संपूर्ण गुण इसी पर निर्भर करता है। परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर कार्बनिक यौगिकों का संपूर्ण गुण निर्भर करता है, उसी को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। ये पूरे होल एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स का जितना भी केमिकल एक्टिविटी है, जिससे केमिकल प्रॉपर्टी है, सब इसी पर डिपेंड करेगा, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप पर। कि एक जिसमें एक समान क्रियात्मक समूह हो तथा दो कर्मागत कार्बन के बीच तथा दो कर्मागत यौगिक के बीच CH2 का अंतर, किसका अंतर हो, CH2 का अंतर प्लस किसका अंतर, तथा द्रव्यमान में 14 यूनिट का अंतर, तथा द्रव्यमान में 14 इकाई का अंतर होना चाहिए, 14 इकाई का अंतर हो। समझिए पहले हम क्या कहना चाह रहे हैं। कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसमें एक समान क्रियात्मक समूह, अगर एक समान करने का मतलब, अगर आप उस यौगिक में अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे बनने वाला जितना आप चाहे 2 कार्बन का बना रहे हैं, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, उन 100 कार्बन में एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह, एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप रहना चाहिए, पहली बात। दूसरा बोला कि 2 कर्मागत जो यौगिक बना रहे हैं, दोनों कर्मागत यौगिक के बीच CH2 का अंतर रहना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि उन यौगिकों में 14 यूनिट का अंतर रहना चाहिए, किसमें, द्रव्यमान में। जैसे एक एग्जांपल समझना है, पहले समझिए, पहले एक एग्जांपल समझिए। जैसे CH4, इसका नाम क्या हो गया, मीथेन। क्या नाम हो गया, मीथेन, समझते जाना है। CH4 इसका नाम क्या हो गया, मीथेन। उसके अगला कौन होगा, इथेन, 2 कार्बन का इथेन, तो C2H5, C2H6 ना, C2H6। इसको देखिए ऐसे करके से कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, CH3 CH2 या CH3 है, कहिए CH3। देखिए 2 कार्बन का पहले बनाइए, ऐसे जब दिक्कत हो तो ऐसे बना लीजिए कीजिए। 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, कार्बन का वैलेंस सेटिस्फाइड हो गया। अब देखिए यहाँ जोड़ना है, देखिए प्रशांत C। अब कितना हाइड्रोजन है, सराउंडिंग हाइड्रोजन 1 2 3, तो 3 गो हाइड्रोजन, यहाँ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत। चलिए इस कार्बन का ये कार्बन कितना हाइड्रोजन, 1 2 3, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको, है इसको CH3 लिख दिए कि नहीं लिख दिए। ये किसका नाम है, C2H6, किसका फार्मूला होता है, इथेन का, किसका होता है, इथेन का। चलिए इथेन दे देते हैं, बहुत दूर की बात, इथेन दे देते हैं। इन दोनों में ही पहले समझ लीजिए। ये बताइए कि ये CH4 है, क्या है, CH4,
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6 भी लिख सकते हैं। सेम चीज हुआ कि नहीं हुआ? C2 3 3 6 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत? चलो यहाँ देखो, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन कितना है? 2। तो कितना कार्बन का डिफरेंस आ रहा है? एगो कार्बन का, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। यहाँ कितना हाइड्रोजन? 4। और यहाँ कितना हाइड्रोजन? 6। तो कितना हाइड्रोजन का? 2 का, 2 हाइड्रोजन। तो CH2 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। परिभाषा जो था उन्हीं के अनुसार से डिफरेंस आ रहा है कि डिफरेंस नहीं आ रहा है? यहाँ बोला गया था कि एक समान क्रियात्मक समूह भी लिखते हैं, एक समान क्रियात्मक समूह वाला भी, एक समान क्रियात्मक समूह हो और 2 क्रमागत यौगिकों के बीच कितना का अंतर होना चाहिए? बताइए। CH2 का अंतर हो रहा है कि नहीं? CH2 का अंतर। दूसरी बात, तीसरी बात क्या बोला है कि उसके वजन में कितना इकाई का अंतर होना चाहिए? 14 इकाई का। एक कार्बन पर कितना वजन होता है? 12 ग्राम। कितना? 12। और एक हाइड्रोजन पर 2 ग्राम, 1 ग्राम। एक हाइड्रोजन पर 1 ग्राम, तो 4 हाइड्रोजन पर 4 ग्राम। एगो कार्बन का है 12 ग्राम और 4 गो हाइड्रोजन का 4 ग्राम, तो कितना ग्राम? 16 ग्राम। चलिए 16 यूनिट, 16 यूनिट मान लीजिए, कोई दिक्कत? इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो वजन का डिफरेंस आना चाहिए, कितना का आना चाहिए? 14 का। यानी कि इसमें जब 14 जोड़ेंगे तो 30 आना चाहिए, इसका आना चाहिए 30। अब देखते हैं पूरा 33 आता है कि नहीं। देखिए, एक कार्बन का वजन कितना बोला? 12। तो 2 कार्बन का वजन 24 और 6 हाइड्रोजन का 6, तो 24 6 30 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए कि इन दोनों के द्रव्यमान में कितना का अंतर आ रहा है? 14 यूनिट का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ही आए तो हम कह देंगे कि ये दोनों आपस में कौन सा श्रेणी है? समजातीय है या स्वजातीय या होमोलोगस सीरीज है, कोई दिक्कत? अब देखिए, इससे अगला बनाना चाहेंगे तो C3H8 का होगा कि नहीं होगा? चलिए अब देखिए, यहाँ कितना? यहाँ C2H6 है, यहाँ C3 है, तो कितना कार्बन का डिफरेंस आ रहा है? पहले कार्बन का देखिए, एगो कार्बन का डिफरेंस, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन बताइए 6 गो, यहाँ कितना? 8 गो। तो कितना बताइए? हर एक में बताइए कि क्रमागत में CH2 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो CH2 का अंतर होना चाहिए। और इसके द्रव्यमान में कितना यूनिट का? 14 यूनिट का। अब इसका देख लीजिए, एगो कार्बन का वजन कितना ग्राम, कितना यूनिट? 12। तो 3 गो का 36 8 44। बताइए 44 हुआ कि? बताइए अब इनमें डिफरेंस आया कि नहीं 14 यूनिट का? बताइए। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है? स्वजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी, कोई दिक्कत? चलिए, लेकिन परिभाषा में तो बोल दिया कि एक समान क्रियात्मक समूह भी होना चाहिए। अब उनको भी देख लेते हैं, ये उतारा हुआ है? हाँ ठीक है। अच्छा पहले इनको देखिए, चलिए बोर्ड तो बढ़ गया है, पहले इनको उतारिए जल्दी, तब इससे आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक समूह को लेकर एक बार बढ़ते हैं। जब तीनों चीज को मिला देंगे, क्रियात्मक समूह वाला भी बात, CH2 का अंतर का भी और द्रव्यमान में 14 यूनिट का अंतर भी, तब एक कंप्लीट सजातीय या समजातीय श्रेणी बनकर तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो फटाफट उतारिए आप लोग। उधर का आधा तो देखिए, आप बोले थे कि तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो तब सजातीय श्रेणी बनेगा। आप बताइए, चूंकि आप अभी तक इतना तो जान चुके हैं कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। वैलेंसी 4, यानी कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य परमाणुओं से डायरेक्टली अटैच हो सकता है। तो 1 2 3 4, हम मान के लिए 4 की जगह पर जरूरी नहीं है कि चारों, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो जरूरी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जगह पर सिर्फ हाइड्रोजन ही कनेक्ट हो सकता है, उनके अलावा दूसरा क्लोरीन हो तो क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, कुछ भी, एनीथिंग, चाहे अल्कोहल हो, कुछ भी। मान के चलिए कि हम 3 की जगह पर CH हाइड्रोजन देते हैं और 1 की जगह पर चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं स्वतः। नहीं, अभी चूंकि हम फंक्शनल ग्रुप को दिखवाना चाहते हैं ना, तब एक सजातीय श्रेणी बनेगा। जिंक इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप, जिंक एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो हम मान के चलिए कि अगर अल्कोहल जोड़ते हैं, अल्कोहल इज ए फंक्शनल ग्रुप। चलिए, तो अब क्या बना है, यहाँ देखना है फॉर्मूला कि C तो है ही है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो CH3 हो गया, OH हो गया, तो CH3OH हो गया। अभी जान लीजिए, चूंकि नहीं तो अभी हम कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, नहीं IUPAC नाम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा हम इसको अभी के लिए थोड़ा रट जाना है। इनका नाम एक्चुअली में होता है मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम होता है? मिथाइल अल्कोहल। अभी क्लियर रखना है बस, उसके बाद जैसे ही क्लियर करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी इसका पढ़ाते हैं, इसका सब अल्कोहल जानते हैं ना आप, अल्कोहल क्या चीज होता है?
अल्कोहल दारू शराब बनाने में दो प्रकार के, एक मिथेनॉल होता है, एक इथेनॉल होता है। तो अपना लोग जो पीते हैं वो क्या है, बेसिकली एथेनॉल है। अब मेथेनॉल जैसे ही पिए तो तुरंत बहुत कम समय में अंधा हो जाएंगे, बहुत जहरीला चीज होता है। एथेनॉल अपना लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वही बेसिकली अल्कोहल क्या चीज है, वही है, नशीला पदार्थ है। तो ये मिथाइल अल्कोहल है। अब मान के चलिए कि दूसरा कार्बन का, 2 कार्बन का हम अल्कोहल बनाना चाहते हैं। 2 कार्बन ले लिए, 1 2 3 1 2 3, सब के जगह पर हाइड्रोजन लिखना है, लेकिन एक की जगह पर खाली चेंज करके OH जोड़ देना है। कोई दिक्कत? तो ये बताइए क्या बना, 1 2 कार्बन, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना, H5 हाइड्रोजन देखो H5 और 1 OH। कोई दिक्कत? तो 2 कार्बन का बनेगा तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत? चलिए 3 कार्बन का बनाना चाहते हैं तो 1 2 3, और एक के हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसके जगह पर आप क्या लगवाना चाह रहे हैं, अल्कोहल। अच्छा, चूंकि एक समान, हम चूंकि परिभाषा में लिखाए थे कि एक समान क्रियात्मक समूह होना चाहिए, एक समान फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, यानी तीनों में देखिए एक समान अल्कोहल 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 इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अगर इसमें कार्बोक्सिलिक करेंगे तो तीनों में क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक। चूंकि परिभाषा ही कहता है कि कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसमें एक समान क्रियात्मक समूह हो, एक समान फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए इसका अगर हम नाम देखना चाहते हैं तो C3 2 2 4 3 7 हाइड्रोजन और 1 अल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल। देखिए नाम कैसे लिखे, थोड़ा सा जैसे तो हम डीपली पढ़ेंगे ही। हम बताए थे कि जब C3H8 होगा, C3H8 होगा तो इसका नाम प्रोपेन है। क्या नाम है? और जब एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या लिखा है, प्रोपाइल। होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो बस प्रोपाइल, एक हाइड्रोजन निकाल दिए और उस हाइड्रोजन के जगह पर क्या लगा दिए, तो प्रोपाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ समझिए, C2H6 अगर रहता तो इथेन नाम होता, C2H6 होता तो नाम क्या रहता है, इथेन। और जब एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो C2H5 हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन था। एक हाइड्रोजन इथाइल। कोई दिक्कत? तो एक हाइड्रोजन निकाल के इथाइल, एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो नाम हो गया इथाइल। कोई दिक्कत? लेकिन उस हाइड्रोजन के जगह पर क्या डाले, अल्कोहल। क्या डाले, अल्कोहल, इथाइल। लेकिन उस हाइड्रोजन की जगह क्या रखे हैं, इथाइल अल्कोहल। कोई नाम में दिक्कत? चलिए यहाँ देखिए, CH4 रहता था, नाम होता मिथेन। लेकिन एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो क्या हो गया, मिथाइल। है कि नहीं है? और उसमें एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा है, अल्कोहल। OH तो है, उसका नाम क्या है, अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत? चलिए अभी तक समझ गए। अब सब कुछ तीनों बात इसमें आ रहा है, तीनों बात इसमें आ रहा है। अब देख लीजिए कि यहाँ CH3, यहाँ C2H5। बताइए प्रशांत जी, इसमें कितना कार्बन, इसमें कितना कार्बन, तो कितना का डिफरेंस, 1 कार्बन का। बहुत बढ़िया। इसमें कितना हाइड्रोजन, इसमें कितना हाइड्रोजन, कितना का डिफरेंस। बताइए CH2 का डिफरेंस, परिभाषा बोल रहा था CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, बोल रहा था ना, और आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वेट भी निकालिएगा तो 14 यूनिट का डिफरेंस होगा, और वेट भी निकालिएगा तो कितना का डिफरेंस होगा, 14 यूनिट का। इसमें भी CH2 का डिफरेंस होगा, और वजन में कितना का, 14 यूनिट का डिफरेंस होगा। तो ये तीनों मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल तीनों आपस में होमोलोगस सीरीज है। क्या है, होमोलोगस सीरीज, यानी कि समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी। हाँ बोलिए। इससे आगे जाएंगे तो, इससे आगे भी जाएंगे तो होगा। अब ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना चाहेंगे तो ब्यूटाइल अल्कोहल का भी डिफरेंस उतना ही आएगा, पेंटाइल अल्कोहल का भी उतना ही आएगा, डेकाइल का भी उतना ही आएगा। सबका इतना बढ़ते जाएगा, लेकिन क्रमागत 2 लगातार के बीच, 2 लगातार के बीच, 2 लगातार के बीच होते जाएगा। जब होते जाएगा तब सभी समूहों को, सभी यौगिकों को बोलेंगे कार्बनिक यौगिकों का समजातीय श्रेणी। कोई दिक्कत? चलिए 3 उदाहरण को उतार लीजिए, इनसे तीनों बात स्पष्ट हो जाता है जो परिभाषा बोल रहा था। यानी कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल, दीज ऑल आर द होमोलोगस सीरीज। ओके, तो चलिए इसको पहले उतारते हैं। चलिए
तो हम बढ़ते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आसानी से आप किसी बुक से बना सकते हैं। और नहीं बने तो आराम भाषा से आप आराम भाषा में आप हमसे पूछिए और क्वेश्चन पूछिए, आसानी से बनेगा सब क्वेश्चन, कोई दिक्कत। चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। अब कुछ जैसे मान के चलिए, एक तरफ आपको लिखना है, इधर कार्बन की संख्या लिखिए और एक तरफ लिखिए जिसको प्रीफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स जिसको पूर्व लग्न भी कहते हैं। सफिक्स तो पढ़ाएंगे, ठीक ना। अगर कार्बन की संख्या 1 रहे, C1 का मतलब क्या हो गया? C मतलब कार्बन, और कार्बन कितना है? 1। जब कार्बन की संख्या 1 रहे, तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यहाँ समझिए पहले, तब लिखना है। कार्बन की संख्या जब 1 रहेगा तो इसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे मेथ। कौन सी? मेथ। अगर 2 रहेगा तो एथ। कौन सी? एथ। हिंदी में भी लिख सकते हैं एथ, मेथ, कोई दिक्कत। अगर कार्बन की संख्या 3 रहेगा तो प्रो। क्या लिखेंगे? प्रो। अगर कार्बन की संख्या 4 रहेगा तो ब्यूट। अगर 5 रहेगा तो हेल्ड। और अगर 6 रहेगा तो हेक्स। और अगर 7 रहे तो हेप्ट। और या इसको सेप्ट भी बोलते, क्या बोलते हैं? सेप्ट। और 8 रहे तो ऑक्ट। और अगर 9 रहे तो नन। और अगर 10 रह जाए तो डिडक्ट। चलिए 10 तक जनरली रहता है किताब में, 2 और जान लीजिए 12 तक कम से कम। अब मान के चलिए अगर 12 रहे तो 11 रहे तो अनडेक। क्या होता है? अनडेक। और अगर 12 रहे तो डोडेक। क्या होता है? डोडेक। इससे आगे भी होता है, जैसे 30 का ट्रैकिस, 40 का टेट्राकिस, पेंटाकिस, ऐसे तो उतना नहीं पढ़ना है, 12 तक पढ़ना है। तो बताइए प्रशांत जी कि कार्बन की संख्या अगर 1 रहेगा तो उसके लिए प्रीफिक्स, 2 रहेगा तो 3 रहेगा तो 4 रहेगा तो ब्यूट, और 5 रहेगा तो 6 रहेगा तो और 7 रहेगा तो सेप्ट, और 8 रहेगा तो 9 रहेगा तो 10 रहेगा तो और 11 और 12 डोडेक। क्या? डोडेक। कोई दिक्कत? ये कार्बन की संख्या का पता चलता है। इससे कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो उसके लिए क्या प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे उसका पता करते हैं। चलिए अब देखिए, जैसे मान के चलिए दूसरी बात, अब जैसे ANE लगाना है। ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड। ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड लिखाए भी थे, बताए भी थे। ENE का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और YNE का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो जहां आप सिंगल बॉन्ड देख लिए तो वहां जो सफिक्स लगाना है AN, क्या लगाना? और जहां डबल बॉन्ड दिख गया तो वहां सफिक्स लगाएंगे। और जहां ट्रिपल बॉन्ड दिख गया वहां सफिक्स क्या लगेंगे? YN। अब देखिए ये जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड में देखना है कि सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा। बॉन्ड तो यहाँ क्या हो गया? एकल बॉन्ड हो गया। कौन सा? एकल बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ? और ये क्या है? द्विबंध। ये क्या हो गया? द्विबंध। और ये क्या हो गया? त्रिबंध। आप बताइए, आपसे क्वेश्चन है कि इन तीनों में से कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? सबका कहना ट्रिपल, लेकिन बिल्कुल आंसर गलत है। आप बताइए, अगर आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, पहली बार में जो सामान खरीदते हैं नया चीज, वो ज्यादा मजबूत होगा कि वह चीज अगर टूट जाता है उसका वेल्डिंग कराते हैं तो वह मजबूत होगा? जो शुरू वाला खरीदते हैं तो शुरू वाला है सिंगल बॉन्ड, वेल्डिंग एक बार कराए तो बन गया डबल बॉन्ड, एक बार और टूट गया तो तिबारा वेल्डिंग कराए तो क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। आप बताइए कौन सा बॉन्ड मजबूत होगा? सिंगल बॉन्ड वाला सबसे मजबूत बॉन्ड, तब कौन सा? डबल बॉन्ड, और तब ट्रिपल बॉन्ड। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि कैसे आप समझ लिए कि सिंगल बॉन्ड का ही सिंगल बॉन्ड ही सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड होगा, कैसे समझ लेंगे? तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ऐसा एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। फिर देखा गया कि उससे
कम एनर्जी लिए और डबल बॉन्ड को तोड़ना चालू किए तो टूट गया सिंगल बॉन्ड से तुरंत। और फिर ट्रिपल बॉन्ड को जब तोड़ना चालू किए तो डबल बॉन्ड से कम समय में टूट गया ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड के हम जो है ना बॉन्ड इस जो एकल मजबूती के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक बॉन्ड हम तब कह सकते हैं, किसके आधार पर कह सकते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी के आधार पर, यानी बॉन्ड एनर्जी बंधन ऊर्जा के आधार पर कह सकते हैं कि कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या वीक बॉन्ड किस आधार पर कह सकते हैं, तो बंधन ऊर्जा के आधार पर, बंधन ऊर्जा के आधार पर। बंधन ऊर्जा हो गया कि बॉन्ड एनर्जी, क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वही ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी कहलाता है। फिर से समझिए, बोले सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और ट्रिपल बॉन्ड तो आसानी से टूट जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा हो गया, उसके बाद कैसे कर सकते हैं, तो बंधन ऊर्जा के आधार पर, बॉन्ड एनर्जी के आधार पर। सिंगल बॉन्ड बताइए, जो मजबूत बॉन्ड होगा वो कम समय में टूट जाएगा कि समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा इसीलिए लेट से टूटेगा। इस सब को आसानी से तोड़ देंगे, इसका मतलब एनर्जी कम लगेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसमें चाहिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए सिंगल बॉन्ड को, और सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड को। कोई दिक्कत, चलिए ए नहीं रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, ई नहीं रहेगा तो, और वाई नहीं रहेगा तो ट्रिपल, ये हम देख लिए। चलिए एक हम देखना चाहते हैं, हमको कोई बोल दिया कि मीथेन का बताइए स्ट्रक्चर, हमको याद नहीं है, अभी भूल जाइए। हमको कोई बोल दिया कि मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना, अभी आप दिमाग से निकाल लीजिए कि मीथेन हमको आता भी है स्ट्रक्चर, लेकिन इतना से हम देखिए कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर को। मीथेन का बनाना है, किसका, आप ही बताइए कि मेथ है कि नहीं पहले, और मेथ का मतलब कितना कार्बन, कोई दिक्कत, एक कार्बन दे दीजिए, कोई दिक्कत, एक कार्बन आप दे दिए। मेथ का मतलब कितना कार्बन, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, एन का मतलब कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एन का मतलब तो सिंगल बॉन्ड। कार्बन का वैलेंसी पता है आपको, 4 होता है, 1 2 3 4, चारों सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। बना दिए, चारों की जगह पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो बताइए CH4 बना के नहीं बना, यही नहीं मीथेन, कोई दिक्कत नहीं। चलो सावन आप बताएगा, जैसे इथेन बोल देगा बनाने के लिए, इथेन, कौन सी इथेन, कुछ में देखना है, एथ दिखाई दिया कि नहीं दिया जी, और एथ का मतलब कितना कार्बन, 2 कार्बन दे दीजिए, दे दिए पहले कि नहीं दे दिए जी। अब दोनों कार्बन आप देखिए एन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है जी, एन का मतलब कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो दोनों कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, दे दिए कि नहीं दे दिए। अब कार्बन का वैलेंसी कितना, 4, तो कार्बन का वैलेंसी 4 पुराना है, एक है ये है, कितना चाहिए अब, 1 2 3, एक है ये, कितना चाहिए 1 2 3। आप बताइए कि C2 हो गया, 2 गो कार्बन, 2 गो कार्बन, हाइड्रोजन कितना, 1 2 3 और 1 2 3, टोटल कितना हाइड्रोजन, 6, तो C2H6 हो गया इथेन का फार्मूला। कोई दिक्कत, बोल देगा प्रोपेन का, प्रशांत बोल देगा प्रोपेन का, बताइए प्रोप है कि नहीं है, शुरुआती में प्रोप है कि नहीं है, और प्रोप का मतलब कितना कार्बन, कार्बन कितना, 3 गो, तो 3 गो पहले कार्बन दे दीजिए, 1 2 3। अब एनी है कि ईएनई कि वाईएनई, एनी का मतलब कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। एनी का मतलब तीनों कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत, कार्बन का वैलेंसी कितना, 4, तो एक है ये, जिसके पास कितना चाहिए, 3, इसके पास कितना है, 2, तो कितना चाहिए, 2, इसके पास कितना है, तो कितना चाहिए। अब जितना कार्बन है लिख लीजिए, कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, जोड़िए, 3 इधर 3 इधर, 6 2 8 हो गया प्रोपेन। अगर नन का बनाना हो तो, हाँ नन का, तो नन का बनाना है तो इसका मतलब 9 गो कार्बन चाहिए, हाँ तो उतना लिखना पड़ेगा ना। हाँ
अब देखिए आप पहले इसको तो कर लीजिए ना। अब हमको कैसे बनाना है, अब तो जनरल फार्मूला तो हम लिखाए ही थे। अब जनरल फार्मूला लिखाए थे CnH2n+2। कोई दिक्कत नहीं। ये किसका है? अल्केन का है। किसका है? हमको बोल देगा जैसे ओक्टेन का निकालिए। किसका? सुनो, किसका बोल दिया है? ओक्टेन का। ओक्टेन ANE वाला है। ANE का ही फार्मूला है। ENE लगा रहता है तो कुछ नहीं घटाते हैं नहीं जोड़ते हैं, CnH2n होता है। और वह NE लगा तो ट्रिपल बॉन्ड वाला तो 2 घटाते हैं। इतना देखना है कि सिंगल बॉन्ड वाला रहेगा तो 2 जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड वाला तो कुछ नहीं करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो 2 घटाते हैं। तो बताइए हमको बोला है ऑक्टेन का ना। ऑक्ट मतलब 8 गो, ANE मतलब समझना कि ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड का तो ही फार्मूला है। तो कार्बन जितना होगा उसका 2 गुना से 2 अधिक क्या होगा? हाइड्रोजन। ऑक्ट मतलब कितना कार्बन? 8 कार्बन। ऑक्ट मतलब कितना कार्बन? 8 कार्बन। तो C8 दे दीजिए। इसका 2 गुना कितना होगा? 16। अब 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? तो C8H18 हो गया ऑक्टेन का सूत्र। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब आप समझ सकते हैं आसानी से। अभी तो हम पढ़े हैं अल्केन सिंगल बॉन्ड वाला पढ़े हैं, और सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर हम बनाना सीख गए। कोई दिक्कत? मीथेन का बना सकते हैं, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का। पहले इसको उतारिए, तब आपको डिफरेंट टाइप का फार्मूला करवाते हैं, और तब आते हैं डबल बॉन्ड पर, और फिर आएंगे ट्रिपल बॉन्ड पर। कोई दिक्कत? फिर से एक बार बोल दीजिए, रिवाइज करवाइए कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या लगेगा? सफिक्स। और डबल बॉन्ड रहेगा तो, और ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन की संख्या 1 तो प्रीफिक्स है, अगर 2 तब, अगर 3 तब, और 4 रहेगा तो, 5 रहेगा तो हेक्स, और 7 के लिए, और 12 के लिए डोडेक। 12 के लिए चलिए उतारिए, फास्ट चढ़िए। फिर नहीं कर